देखिए कौन बनेगा बाजीगर, इस पर भी नजर डालिए। सोवनदेव भट्टाचार्य टीएमसी से अपनी जगह पर इनको खड़ा किया है। विश्वास पात्र ममता बनर्जी के, रुद्रनील घोष एक स्टार चेहरा बीजेपी की तरफ से, मोहम्मद शादाब खान कांग्रेस। हालांकि इस फाइट में कहा यही जा रहा है कि सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी की ये फाइट है और ममता बनर्जी भी थोड़ी देर में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगी। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों से हर स्थिति आपको बताने के लिए मौजूद हैं। मुद्दों का चुनाव या फिर चेहरों का चुनाव। मेरे साथ अब मनाली दत्ता का रुख कर लेती हूँ, मुर्शिदाबाद से इस वक्त मौजूद है। और मनाली, मुर्शिदाबाद के जो आंकड़े हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। कुल मिलाकर के भी देखें तो यहां पर बीजेपी कहीं फाइट में नहीं, टीएमसी से ज्यादा यहां पर लोगों का ध्यान अपनी ओर पिछले चुनाव तक, चाहे लेफ्ट की बात कर लें या कांग्रेस, इन्होंने खींचा। दबदबा इन दोनों का एक साथ जब इस बार रहेगा तो क्या ये प्रभावित कर सकता है मतदाताओं को? यानी ना टीएमसी ना बीजेपी, सीधा सीधा संयुक्त मोर्चा क्या सफल होने में कामयाब रहेगा मुर्शिदाबाद में इस लिहाज से? पहले मैं बता दूं कि मुर्शिदाबाद में जो हालात है वो ये बोल लूं, आज तो मुर्शिदाबाद असेंबली और जंगीपुर असेंबली में वोट चल रहा है। तो एक टाइम था जब सीपीएम का राज था, उसके बाद कांग्रेस भी छाया हुआ था, लेकिन इस बार कहीं कहीं त्रिमुखी लड़ाई होगा, तो कहीं कहीं तो ये लड़ाई जमकर होगा। और आज जहां मैं खड़ी हूँ मुर्शिदाबाद असेंबली में, यहाँ पे भी बहुत ही टक्कर वाली लड़ाई होगी और यहाँ पे बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसका बहुत ही जान पहचान है और वो लोगों के साथ बहुत ही घुल मिल चुके हैं। और हम जब उसके जनमत लिए थे तो लोग उनके हित में बहुत बात किए थे। और उसके ऊपर यहाँ पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भी इस बार पहली बार खड़े हुए हैं। और टीएमसी का जो उम्मीदवार है सावनी सिंह मौर्य, वो बहुत दिनों से एमएलए रही हुई है कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद उसने टीएमसी में ज्वाइन किया है। और कहा जाए तो हाँ, बीजेपी का तो प्रभाव जो है वो थोड़ा कम है। जो लड़ाई ज्यादा से ज्यादा होगा वो टीएमसी और कांग्रेस के बीच में होगा। और एक बात जो अभी सामने आई हुई है कि मुर्शिदाबाद असेंबली में जो जहां जहां इलेक्शन हो रहा है उसमें से 230, 231, 263 और 264 ये 4 बूथों में थोड़ी गड़बड़, अशांति की वातावरण शुरू हो चुका है। 230 और 231 का जो बूथ है वहां पे जो उस इलाके में जो महिलाएं हैं उन लोगों का कहना है कि कुछ टीएमसी का जो आतंकी है वो लोग उनको वोट देने के लिए आने के लिए मना कर रहा है, रास्ते में रोक टोक लगा रहा है ताकि ये महिलाएं नहीं आ सके वोट देने के लिए। रानीनगर हाई स्कूल में जो 230 और 231 जो बूथ नंबर है वहाँ पे महिलाएं वोट नहीं दे जाने पा रहा है। और एक बात है जो असेंबली का ही 263 और 264 का जो बूथ है वहाँ पे भी साजू मुंडल नाम का एक लड़का टीएमसी के कर्मी के ऊपर आरोप आया है कि उसने वहाँ पे छेद कर रहा है। जो वोट देने आ रहा है उन लोग को कह रहा है कि वो कांग्रेस में वोट डाले और यही कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में वोट डाले, ऐसा एक आरोप उठ के आया है। अब ऐसी शांति की वातावरण शुरू हो चुका है, वोट देना भी शुरू हो चुका है। हम देख पा रहे हैं आप लोग कि लोग पीछे खड़े हैं, ये लोग वोट देने के लिए आए हैं। और मनाली, बात कर पाएंगे क्या कुछ मतदाताओं से आगे बढ़कर? हाँ, मेरे साथ एक मतदाता है, हम उनके साथ बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या लगता है क्या होगा मुर्शिदाबाद का वोट का वातावरण? हमारा ये कांग्रेस क्यों, आपको क्यों लगता है यहाँ पे कांग्रेस ही जीतेगा? कांग्रेस ये कैंडिडेट ছিল कांग्रेस जीते, ठीक है। টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যায়। मनाली, क्लैरिटी नहीं है वॉइस में, इसलिए थोड़ी देर मैं वापस आपके पास आती हूँ, तब तक इसे दूर करने की कोशिश करते हैं, जो टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन अमरदेव पासवान का सीधा रुख कर लेते हैं। अमरदेव पासवान, यहाँ के मुद्दे क्या है पश्चिमी वर्धमान? क्योंकि विकास को लेकर के हर बार दावे लेकिन कभी पूरे नहीं हुए और साथ ही लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावी नजर आते हैं। इसके बावजूद क्या चेहरों पर चुनाव होगा या फिर मसलों का चुनाव होगा? जी बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पे कुछ मतदाता हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार यहाँ के चुनाव में
अहम मुद्दे क्या होंगे और लोग यहाँ पे जो है वो चेहरे देख के चुनाव करने मतदान करने आए हैं या फिर कोई मुद्दे लेके आए हैं। आप बताइए कि आप यहाँ मतदान करने आए हैं तो आपके नजरिए में चेहरे मायने रखते हैं कि कोई मुद्दा चेहरा? ऐसा कुछ नहीं है कि चेहरा मुद्दा भी मायने रखता है। आज लोग के यहाँ काम होगा, चेहरा कोई फैक्टर नहीं है। और अगर चेहरा फैक्टर है तो नहीं, दोनों चीज जरूरी है, एक चीज से काम नहीं हो। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, चेहरे मायने रखेंगे। चेहरा तो है ही, लेकिन ऊपर वोट मिलेगा बस यही है। क्या क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं, बस यही बात है कि थोड़ा सा हम लोग को बेटर और इसलिए वोट कि हम लोग को विकास हो चुका है। विकास हुआ है, सब सही है, सड़क सब सही। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे कि इस बार आप बताइए, इस बार चेहरे मायने रखते जी मुद्दे दोनों। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अमरदेव, वापस आपका रुख करती हूँ, लेकिन इस वक्त राजीव रंजन भी हमारे साथ है, एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, क्या चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाते दिखाते या स्थिति की गंभीरता को समझने में बहुत देर कर दी बंगाल को लेकर के? और अगर इसके बाद अब कोरोना विस्फोट बंगाल में चुनाव के बाद होता है तो सीधा सीधा इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग को मानना चाहिए? देखिए, 3-4 महीने से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के चुनाव को कराने की तैयारी कर रहा था और आपको पता ही है कि कितना इसके लिए मशक्कत हुई, कितना दिमाग लगा। जब पूरे सोच विचार के साथ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, बाकी जगह इतना लंबा नहीं किया, पश्चिम बंगाल में किया, तो चुनाव आयोग ने कुछ सोचा ही होगा और बहुत विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया होगा। ये बात अलग है कि कोरोना तब भी था, कोरोना अब भी है, कोरोना गया नहीं था, अब लहर जाता है। मैंने एक साइंटिस्ट की जो बात कही, अगर उनकी बात पर यकीन करें तो वो कह रहे हैं कि मार्च से लेके और जून जुलाई तक हर साल अभी कम से कम 5 साल तक तो कोरोना आता रहेगा और ये मार्च से ही आएगा, क्योंकि गर्मियों में उनका ऐसा कहना है कि इम्यूनिटी पावर आदमी का कम होता है, तो गर्मियों में इसकी वेव हमेशा आती रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना गया तो था नहीं, कोरोना तब भी था, लेकिन उसकी वेव इतनी नहीं थी। अब चुनाव आयोग को ये बात जानकारी विशेषज्ञों से सलाह ली कि नहीं ली कि अप्रैल महीने में ये ज़्यादा तेज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग से ज़्यादा जिम्मेदार मैं पार्टियों के नेताओं और बड़े पदों पर बैठे लोगों को मानता हूं, जिन्होंने भीड़ दिखाने के चक्कर में, यहां से वहां तक भीड़ ही दिखाई दे रही है ये कहने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने का काम किया, बसों में और रैलियां की, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, कोई मास्क नहीं लगाया, कोई सैनिटाइजर का यूज़ नहीं हुआ। सारी पार्टियों के नेताओं की रोड शो किए गए और रोड शो में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोशिश ये की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पर निकलें। ये एक अपराध की तरह किया गया काम है जो पिछले 15 दिनों में बंगाल की सड़कों, गांव, कस्बों में हुआ है। सबसे ज़्यादा कोरोना अगर फैलेगा और फैलने की वजह होगी तो रैलियों और रोड शो में जुटाई गई भीड़, सारी पार्टियों की तरफ से जो ये काम हुआ वो शायद चुनाव कराने से ज़्यादा गंभीर ये बात है। और हमारे नेता वो ये चीज़, ये संयम नहीं रख पाए जो अभी 3-4 दिनों में रखे हैं। दूसरी बात ये है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर 8 चरणों में कराया गया तो इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति या मंशा रही होगी। और अगर कोरोना के डर की वजह से बाकी 3-4 चरणों के एक चुनाव को क्लब कर दिया जाता या कराया जाता, चुनाव आयोग ऐसे फैसले करता, तो फिर ये बात कहने का मौका ममता बनर्जी या दूसरी विपक्षी पार्टियों को मिल जाती कि ये चुनाव 3 चरण में ही हो सकते थे, 4 चरण में ही हो सकते थे। जानबूझ के 8 चरण में किया गया, जानबूझ के इसको लंबा किया गया। तो चुनाव आयोग पर एक सवाल उठता कि अगर आप 3 चरण में कोरोना की डर से करा सकते तो कोरोना तो पहले भी था, आप पहले भी करा सकते थे। अपने ही फैसले को संवैधानिक संस्था रिव्यू करे, ये उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बहरहाल आशा, अगर समय हो तो कुछ महिलाएं देखिए, आप बात भले कीजिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है यहाँ, कहाँ कौन 6 फीट की दूरी पर खड़ा है। जब आदमी निकलता है तो वो आप देखिए, वोटिंग के लिए लोग आए हुए हैं, आप इधर की लाइन देखिए या उधर की लाइन देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कहना अलग बात है, लेकिन भीड़ में वोट देने के लिए आए, कितनी देर तक खड़े रहे, तो वो दूरी तो लोगों की खत्म हो जाती है। आपको मालूम है ना कोरोना फैला है? मालूम है तो
तो आप लोग दूर दूर क्यों नहीं खड़ी हैं? पहला बोलो, हम तो अभी आया ना, अभी आके काटो। बोलो, पहला बोलो। अच्छा, इनको बोले पहला बोलो। हम तो दूर था, अभी आया। अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि क्या सोच के वोट देने आई हैं? वोट देने आई। क्या सोच के? वोट, भारतवर्ष नागरिक है, वोट देना चाहती हूँ। बछर साल में एक ही बार वोट देना, इसीलिए नागरिक के लिए दावी करना, वोट देना। और क्या बोलो? तो आपको मुद्दा उद्दा है दिमाग में या बस किसी एक को वोट दे के सोच के आए हो? देख रहा है। हा? वोट देख रहा है। वोट मेरा मन का बात है। हम देख रहे हैं कहाँ देना, किसको देना, ये तो मन का बात है। मन का खुला पड़ेगी। वोट तो देना पड़ेगी, तो नागरिक है, भारतवर्ष नागरिक है, वोट तो देना पड़ेगी। नहीं, वोट देना तो सबसे बड़ा अधिकार है। अधिकार है तो मेरा अधिकार है। और कुछ पूछे कि आप कुछ बताएंगे? नहीं। हा? नहीं, और कुछ नहीं। थोड़ा सा राजीव, पिछला एक और अध्याय मैं उसकी भी बात करना चाहती हूँ आपसे। प्रशांत किशोर और उनका जो वीडियो सामने आया था, हालांकि उसे लीक्ड नहीं कहते, वो बातचीत जो तमाम पत्रकारों के साथ सामने आई थी, क्योंकि 40% मुस्लिम आबादी इस चरण में जो मतदान करने वाली है, अनुसूचित जाति जनजाति इनकी बात करें तो 18% और 6% की आबादी। और ये प्रशांत किशोर ने अपनी बातचीत में बाकायदा कहा था, एक्सेप्ट किया था कि वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये एक माइंडसेट डेवलप हो गया है कि तमाम पार्टियों ने बीजेपी को छोड़ दें, तो इस लिहाज से काम किया है। ये लोग भी इस बात को समझते हैं, जानते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का खुद का प्रभाव है, बीजेपी का प्रभाव कह लीजिए, वो इन मतदाताओं में जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं बढ़ा है। ये बातें सिर्फ ऊपरी हवा में तैर कर रह गई या इनका असर वाकई में ये जो इस वक्त मतदाता कतारों में खड़े हैं इन तक भी पहुंचा होगा और इसका कुछ प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको बहुत जोर शोर से हवा देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी। देखिए आशा, पहली बात तो ये है कि आज मुझे बड़ा अचरज है कि कोई ऑडियो लीक या कोई ऐसी बात नहीं हुई। पिछले हर चरण में कोई ना कोई ऑडियो लीक होता था, कोई ना कोई ऐसी बात आती थी। वो इस चरण में नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। पता नहीं इस चरण में उतना इंटरेस्ट नहीं है या उतनी उम्मीद नहीं है, क्या बात है, या हो सकता है अभी आने वाले दिनों में आने वाले कुछ वक्त में हो जाए। दूसरी बात है कि ये जो चुनाव के ज़्यादा रणनीतिकार और ज़्यादा महीन बातें कहने वाले कि इधर का वोट परसेंटेज, इधर का SC ST, ये सब बातें अपनी जगह हैं। ये रणनीति बताने के लिए, नेताओं को कन्विंस करने के लिए और अपनी महत्ता बताने के लिए रणनीतिकार ये बातें, मुझे ऐसा लगता है, ज़मीन पर मैं भी 20-22 साल से इलेक्शन कवर करता हूँ, मुझे हमेशा एक बात लगती है कि हर चुनाव जन भावना से होता है। हर चुनाव जो होता है, जीतने वाले के प्रति लोगों की एक भावना होती है, एक उभार होता है, एक ज्वार होता है, एक लहर होती है, और उसी लहर में तमाम वोट, जैसे आप कह दीजिए सुनामी आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बह के चली जाती हैं, तो उसी में SC ST OBC फॉरवर्ड ये सब बहते चले आते हैं। जब एक बार माहौल बनता है कि इस चुनाव में इस आदमी की सरकार बन रही है, या ये आदमी इस चुनाव में सबसे अच्छा है, या ये आदमी ही बनना चाहिए, इस तरह का मनोभाव जब जनता के दिमाग में बनता है तो एक लहर से उठती है और फिर उसमें विरोधी चित्त हो जाते हैं, और उसमें तब आप जीतने के बाद आप अपनी समीक्षा करने लगते हैं। पुराने चुनाव के नतीजों के आधार पर आप रणनीति और समीक्षा करने लगते हैं कि वो वोट उधर शिफ्ट हुआ, वो वोट उधर शिफ्ट हुआ, वो वोट उधर शिफ्ट हुआ। 2019 के पहले कौन सा ऐसा इलेक्शन का स्ट्रेटेजिस्ट था, कौन सा इतना बड़ा जानकार आदमी था जिसने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है? किस एग्जिट पोल में आया था? कौन सा ऐसा जानकार है, कौन सा ऐसा रणनीतिकार है चुनाव का जिसने ये कहा था कि 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 325 से ज़्यादा सीटें, 325 सीटें बीजेपी जीत जाएगी? कोई एग्जिट पोल में बता दे तो वो गलत भी हुआ। जिन्होंने 325 या 280 आकलन लगाया था,
ऐसा एक तरफा कोई दे दे तो उनका कई बार एक तरफा गलत भी होता है, लेकिन जो रणनीति का जो इन चीज़ों की समीक्षा होती है, आशा मेरा मानना हमेशा है कि नतीजे आने के बाद हो सकती है, नतीजे आने के पहले सब कयास से ज़्यादा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।